26/11 मुंबई हमले की 10वीं बरसी के मौके पर भी चुनावी माहौल में आज जमकर सियासत हुई। राजस्थान के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश पर जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया था तो उस वक्त महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगहों पर सोनिया की सरकार थी और कांग्रेस ने मुंबई हमले का सियासी फायदा लेने की खूब कोशिश की। इस हमले से पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन कांग्रेस इस हमले से चुनाव जीतने का खेल खेल रही थी। इतना बड़ा आरोप। जवाब में कांग्रेस बीजेपी पर आतंकी हमलों पर सियासत का आरोप लगा रही है। उसे कांधार हाईजैकिंग, संसद पर हुए हमले और हाल ही में उरी और पठानकोट, साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दी की वारदातों को याद दिला रही है। बड़ा सवाल यह है कि आतंकी हमलों पर भी क्या इस मुल्क में अब सियासत होगी? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुंबई में दहशतगर्दाना हमले को आज 10 बरस मुकम्मल हो गए। हमले को 1 दिहाई मुकम्मल होने के बाद आज भी लोगों के दिलों में इस हमले की दर्दनाक और भयानक यादें ताजा हैं। 10 पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने 26 नवंबर 2008 को हमले का आगाज किया था, जो 3 रोज तक जारी रहा था। शिवाजी टर्मिनल, नरीमन हाउस और ताज होटल को हमले का निशाना बनाया गया था। पुलिस, नीम फौजी दस्तों और जाबाज कमांडोज ने 10 में से 9 हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि एक हमलावर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। पुलिस एएसआई तुकाराम ने जदीद हथियारों से लैस कसाब का महज एक लाठी से मुकाबला किया। कसाब ने उसके पेट में कई गोलियां उतार दी थीं, लेकिन तुकाराम ने उसको किसी सूरत में नहीं छोड़ा था। तुकाराम ने बाद में जख्मी हालत में दम तोड़ दिया था। अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया जा चुका है। दहशतगर्दों के हमलों में 166 अफराद शहीद हुए थे। उनमें मुंबई एटीएस चीफ हेमंत करकरे और एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे समेत दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। तमाम हमलावर दहशतगर्दों को पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा ने तरबियत फराहम कराई थी। हमले की साजिश भी लश्कर तैयबा ने ही रची थी। इसके हिंदुस्तान के पास ठोस सबूत मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सबूतों को तस्लीम करने से इनकार करते हुए ये कहता रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस हमले में मुलव्विस नहीं थी। आज तक पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मुजरिमीन को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया है। मुंबई हमले की बरसी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शहीदों को मुंबई और मुल्क के दीगर इलाकों में खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके साथ साथ सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ कांग्रेस पर हमले किए। आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बड़े बड़े उपदेश दे रहे। मैं उस कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। मुंबई हमले के हर शहीद के वरसा को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन गुजरात से समंदर के रास्ते हमलावर जिस कश्ती पर सवार होकर मुंबई तक पहुंचे थे, उसके 4 माहीगीरों के वरसा आज तक मुआवजे से महरूम हैं। माहीगीरों की लाशें आज तक दस्तयाब नहीं हो पाई हैं, इसलिए उनके अहले खाना को मुआवजा भी नहीं मिला है, क्योंकि अहले खाना के पास इन माहीगीरों की मौत के तस्दीकनामे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या देश में जो दहशतगर्दी की घटनाएं हुई हैं, अब उस पर भी हमारे राजनेता सियासत करेंगे? तमाम खास मेहमान हमारे साथ आज की इस डिबेट में जुड़ेंगे। हमारे साथ आज प्रोफेसर सतीश कुमार मौजूद हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस के सपोर्टर हैं, संघ का पक्ष रखते हैं टीवी डिबेट्स में। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। पीके जैन साहब मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। महाराष्ट्र पुलिस कैसे काम करती है, क्या कुछ झेला गया 26/11 में, उससे बखूबी वाकिफ हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। साथ ही साथ राजीव पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन बस चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगी। और सलमान निजामी भी हमारे साथ होंगे जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है। कश्मीर का भी जिक्र हुआ है आज की रैलियों में, नेताओं के भाषणों में। तो कश्मीर में क्या कुछ बदला है यह भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल पीके जैन साहब आपसे, आज जब इस हमले की, मुंबई अटैक की 10वीं बरसी हम मना रहे हैं, तो उस वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप देश के व्यूअर्स के साथ, सरकार के साथ शेयर करना चाहते हैं वो क्या नजर आती है? सवाल मेरा वही है कि इन 10 सालों में आपने क्या बदलते हुए देखा? आज जो भरोसा हमारी राजनीतिक जमात और हमारी सरकार देश को दिलाने की कोशिश कर रही है कि अब दोबारा ऐसा हमला मुमकिन नहीं है, क्या आपको लगता है वाकई हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना फुल प्रूफ हो चुका है कि अब इस तरह के हमले की गुंजाइश नहीं है, अब यह दर्द दोबारा कभी झेलने को नहीं मिलेगा? जी, मैं 2-3 मिनट लूंगा आपके इस मुद्दे पर। देखिए, 2008 में और 2018 में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी की तैयारी है मानसिक और शारीरिक रूप से वो काफ़ी पुख्ता हो चुकी है। हमारे पास फोर्स वन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, क्विक रिस्पांस टीम्स, अच्छी वेपनरी, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी इक्विपमेंट, अच्छी टेक्निकल इंटेलिजेंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, स्पीड बोट्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारी कोशिशें, बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र पुलिस ने और महाराष्ट्र की सरकार ने की हैं। और देखिए, जो थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी को, वो बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। जिन चीज़ों की हम तैयारी करते हैं, दुश्मन कोई और चाल सोच के और कोई नई चीज़ें निकाल के ईजाद करके सामने आता है। पहले लैंड से हमला हुआ, उसके बाद समुद्र से हमला हुआ, तीसरा हमला हो सकता है एयर से हो। तो इसलिए ये सिक्योरिटी सिनेरियो बड़ा विचित्र है और बहुत ही डायनेमिक है। कल को हमला नहीं होगा इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो पिछली बार हमारे को पूरी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में 60 घंटे लगे, वो इस बार उससे कहीं कम जिस्मानी और मानसिक तौर से उसको बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा, बहुत जल्दी उसको नियंत्रण में लाया जाएगा। और ट्रेनिंग का जो अभी आलम है, फोर्स वन जैसी जो फोर्स है जो महाराष्ट्र में कहीं भी कुछ ही घंटे में पहुंच सकती है, पूरे शहर में, सभी बड़े बड़े शहरों में क्यूआरटी बना दिए गए हैं, उनका जो जाल बिछा दिया गया है, वेपन्स जो अच्छे मिले हैं जिससे हम बहुत दूर तक और बड़े एक्यूरेटली मार कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी सिनेरियो में ऐड हो चुकी हैं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि 2008 में और 18 में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आज हमारी मानसिक तैयारी है इस तरह के थ्रेट को फेस करने की, उसको हैंडल करने की, और उसी हिसाब से हमारी शारीरिक और वेपनरी की तैयारी है कि उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग इसमें सिर्फ दो तीन चीजें इसमें देखना बहुत जरूरी है। पिछले बार जो हमला हुआ, मैं आता हूं आपके पास पीके जैन साहब, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है और कहा यह जा रहा है कि 10 साल पहले जब यह हमला हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आज पीएम मोदी ने खुद राजस्थान की रैली में यह बात कही। अनुराग भदौरिया साहब, क्या आप यह बात मानते हैं जो कि जताने की कोशिश की जा रही है कि पहले कमजोर सरकार थी, इस वजह से यह हमला हो गया, अब देश में मजबूत सरकार है, यह दावा किया जा रहा है? और क्या आपको यह बात ठीक लगती है कि दहशतगर्दी के मामलों में और दहशतगर्दी के अटैक्स पर भी सियासत की जाए, उसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया जाए? मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी के पास पौने 5 साल होने को आ गए। उनको गिनाना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया देश के लिए, विकास के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, आप महिलाओं के लिए क्या किया, किसान की आत्महत्या कैसे रोकेंगे। बात करते 56 इंच का चौड़ा सीना दिखाते। बात किस पे कर रहे हैं? 10 साल पहले के अटैक पे। बताइए, ये देश के ये कोई डिबेट का, ये कोई बात करने का विषय है? इस पे राजनीति करने का विषय है क्या? अरे आपके अगर यही क्वेश्चन पलट के आपसे पूछ दिया जाए तो नक्सलवाद, आपने नोटबंदी के दौरान बोला था नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी तो कितने दिन पहले ही अभी नक्सलवाद लगातार हावी है, हर चौथे दिन किसी न किसी को उड़ा देता है, मीडिया को भी उड़ाता है, लगातार मारता चला रहा है नक्सलवाद। तो क्या खत्म हो गया? आपसे आप पलट के बीजेपी वालों से पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे?
उन्होंने बोला था पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे, तो निस्तो नाबूद कर दिया क्या? नोटबंदी के बाद बोला था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। तो इस तरह की बातों का कोई चित्र नहीं है। देश की सुरक्षा का मामला है, हमें इसको कैसे ठीक करना है, इस पे चर्चा का विषय है। ये आंतरिक मामला है, सुरक्षा का मामला है। इस पे बैठ के गृह मंत्रालय को और जो डिपार्टमेंट उसको बात करनी चाहिए कि मंच पे हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने जाएंगे। भाई ये 5 साल की आपकी सरकार है, तो आपने कौन सा खत्म कर दिया? अभी आपसे पूछा जाए कितने लोग मारे गए, इनसे पूछिए कितने लोग मारे गए आतंकवादी में, आतंकवादी घटनाएं में लास्ट 5 सालों में, पिछले 15 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए, तो उससे 2 गुने लोग मारे गए हैं। नहीं, लेकिन अनुराग पीएम मोदी ये आरोप लगा रहे हैं कि 26/11 के जो हमले हुए उस वक्त भी चुनाव होने वाले थे कुछ स्टेट्स में, और वहां पर उसे चुनावी मुद्दा बनाया गया। तो वो आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि उसे सियासी मुद्दा बनाया गया, आतंकवादी हमले को सियासी मुद्दा बना दिया यूपीए सरकार ने, वो ये कह रहे हैं। देखिए वो उनके पास कुछ कहने को नहीं है ना। तो पिछले 5 साल की तो बात कर नहीं रहे, पिछले 10 साल में चले जा रहे हैं। अरे जो आपने वादे किए थे 5 साल में, वो चुनाव की रैली में बताइए ना। बताइए आप पेट्रोल की डीजल की कीमत के बारे में बताइए। आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जो पेट्रोल की डीजल कम नहीं कर सकती वो सरकार निकम्मी है। बताइए डॉलर की कीमत आप बताइए, जहां रुपया पतला होता है तो देश का सम्मान गिरता है। अब तो डॉलर 74 रुपए का हो गया है। अब सम्मान तो 80 रुपए का होने का, अब तो सम्मान ज्यादा गिरना चाहिए। देश की उनसे पूछिए कि आप कहते थे कि जहां जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं वो देश अच्छा नहीं, तो अब देश का महिलाओं का सम्मान भी तो गिरा है ना। तो आप इन बातों पे बात कीजिए ना, इस मुद्दे पे बहस कीजिए ना, इलेक्शन पे इस मुद्दे पे वोट मांगिए ना। सर मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। ये अभी पेट्रोल और डीजल डॉलर के ऊपर पहुंच गए, अब सिक्योरिटी के ऊपर बात करिए ना, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, टेररिज्म के ऊपर बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी पर बात हमने बोला मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज मुद्दा यही कह रहा हूं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश कुमार साहब, दहशतगर्दी को और टेररिस्ट अटैक को क्या राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। समीर भाई तब अच्छा ठीक है। अनुराग बीजेपी के प्रवक्ता भी आ रहे हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन आ चुकी हैं राधिका खेड़ा स्टूडियो में। मैं आता हूं आपके पास, जब तक आप प्रोफेसर साहब की बात सुन लीजिए। जी सतीश जी, दहशतगर्दी पर राजनीति किसी भी तरीके से जायज नहीं मानी जा सकती, और हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरीके से दुनिया बटी हुई है और उसका फायदा बाकी आतंकवादी और जिहादी लोग उठा रहे हैं। नहीं तो ये क्या है? ये क्या है जब आप कहते हैं कि 10 साल पहले केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मैडम की सरकार थी, और राज्य में भी दिल्ली की सरकार थी, मैं समीर भाई वही कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या आप ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें जिम्मेदार थी इस अटैक के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तकरीबन 70 सालों में ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही है। हाँ। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। अब 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा कि भारत के पास एक सामरिक संस्कृति नहीं है। तो जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था बननी चाहिए थी 60-65 सालों में, वो कांग्रेस ने किया नहीं, और विशेषकर जो नौसैनिक व्यवस्था है वो अत्यंत ही कमजोर रही। जब सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं तो जमीनी सुरक्षा और वायु सुरक्षा तक ही सीमित हो जाते हैं। इसी का फायदा, भारतीय मानसिकता का फायदा जिहादी लोगों ने उठाया, और मुंबई से, समुद्री इलाके से आकर उन्होंने इस तरह की भीषण चीजों को इंजाम ये किया। तो अगर हमारी समुद्री व्यवस्था सुरक्षित होती तो इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं होता जो सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अगर ये इल्जाम उठाया जाता है कि कांग्रेस की रिजीम में हुआ, तो इसलिए नहीं कहा जाता है कि कांग्रेस की राजनीति हो रही है। व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर थी। अगर जब तक हम उंगली नहीं उठाएंगे, व्यवस्था को दुरुस्त कैसे करेंगे? तो यहाँ पर प्रश्न ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उंगली उठाना दहशतगर्दी पर राजनीति नहीं, बल्कि जहां कमजोर स्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था। राधिका आप ये बात मानती हैं? इलेक्शन के दौरान मत उठाइए ना, मंच से मत उठाइए, ये उंगली उठाइए अपनी मीटिंग में। ये जो इंटरनल मीटिंग होती है, सुरक्षा की इंटरनल मीटिंग होती है, उसमें बात रखिए। ठीक है, मंचों से इसे सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन राधिका, जो आरोप है वो ये है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि 26/11 पर अटैक होता है, उस अटैक को राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 10 साल पहले इसी तरह से राजस्थान में चुनाव थे और वहां पर इसको राजनीतिक मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आप लोगों ने एक आतंकी हमले पर राजनीति की। बहुत दुख की बात है समीर जी कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जो उन्होंने खुद किया वो कितनी आसानी से
और कितनी इजीली भूल जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब हमारे जवान वहां पे लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, जो उनका धर्म है, और वो कर रहे थे जिस तरीके से मुंबई में पूरे विश्व देख रहा था कि क्या हो रहा था, किस तरीके से टेररिस्ट बिहेव कर रहे थे, और वो वहां पहुंच गए थे भागे भागे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि तब तक वो शायद डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने चुनाव लड़ना है। और वहां जाके जब सुरक्षा बल अंदर है, पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, किस तरीके से टेररिस्ट ने अटैक किया हुआ है, और वो वहां पे जाके राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे थे और वहां जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपने भी सुना था कि उन्होंने वहां पे जाके क्या कहा था, पर वो ये बात बहुत आसानी से भूल जाते हैं। राजनीतिकरण देश की सुरक्षा पर आज तक अगर कोई पार्टी करती आई है तो वो भाजपा है और उसके लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं। और राजनीतिकरण आप देखिए ना किस तरीके से जो हालात है जम्मू कश्मीर में, कितने सैनिक वहां पे मर गए, 426 जवान अभी तक 54 मंथ में वहां मर चुके हैं, 270 से ज्यादा सिविलियंस वहां पे मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुपचाप इस देश को धोखा देके अपना हवाई जहाज पाकिस्तान में उतारना था बिरयानी खाने के लिए, और बिन बुलाए मेहमान बन के जाना था किसी की शादी में अटेंड करने के लिए। उसको छोड़िए, 16 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं जिसमें हमारे आर्मी बेस अटैक हुए हैं, सीआरपीएफ के बेस अटैक हुए हैं, और उसके बावजूद भी ये पार्टी आईएसआई को हाथ जोड़ के देश में बुलाती है और कहती है आइए पठानकोट का बेस देखकर जाइए, जांच करके जाइए हमारे आर्मी बेस की। और उसके बाद जो अमित शाह जी हैं, जो सेकंड इन कमांड है मोदी जी के, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टेररिस्ट अटैक पर अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो क्या कांग्रेस ने राजनीति नहीं की? आप ही की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं राधिका, आप ही की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कह दिया था कि 26/11 में ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये आरएसएस की साजिश थी। इस तरह की बातें भी की गई, तो वो क्या पॉलिटिक्स नहीं थी? अगर आज पीएम मोदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पर, तो पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो मैं आपको उस दिन से बता रही हूं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो भागते हुए पहुंचे थे मुंबई। हाँ। और उस समय पे क्या उनको शोभा दे रहा था? अगर उनको देश की सुरक्षा का और देश के सुरक्षा कर्मियों के बारे में इतनी चिंता थी तो वो वहां पे जाके टीवी बाइट दे रहे थे? क्या वो समय था, क्या वो जगह थी वहां पे जाके टीवी बाइट और राजनीति करने की? क्या वो राजनीति नहीं करते जब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर राजनीति करते हैं? वो ये राजनीति करना है आपको, जवानों के शौर्य के बारे में बात करिए, उनकी शाबाशी करिए, क्योंकि जवान सिर्फ आपके टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे, वो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को नकारते आ रहे हैं क्योंकि आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी। और आपके अंडर, जैसे मैंने गिनाया, उनके अंडर में जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, कितने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, क्या हालात कर दिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के, इस देश के। जब हमारे आर्मी बेस में अटैक हो रहा है और आप आईएसआई को बुला रहे तो कौन कर रहा है राजनीतिकरण? साफ सी बात है, यही कर रहे हैं। छोटा सा पॉइंट, क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थोड़ा लेट हो गए, इसलिए सतीश जी आप ही को जवाब देना पड़ेगा। आप आरएसएस को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। राधिका जी, जैसा कि आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति हो रही है, हाँ। तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले भी हुए हैं, तो जब इस सरकार के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, हाँ। मुंहतोड़ जवाब दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों हट गई? क्यों हम नहीं हटे? सवाल ये है कि आज इसका भी जिक्र किया, पीएम मोदी ने जिक्र किया इसका, सर्जिकल स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी ने झुटलाया। बिल्कुल बिल्कुल हमने उस बात को झुटलाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ये कहते हैं ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, खुले रूप में, घोषित रूप में। राधिका जी, घोषित रूप से पहली बार हुआ है। पॉलिटिकल चर्चा की तरफ मुड़ चुके हैं, इसका टेक्निकल मुद्दों से हमारी सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या हुआ, से 10 साल पहले क्या हुआ है, नहीं हुआ, उसकी बात छोड़ के आप आगे की बात करिए। अभी सब कुछ किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्यों? उससे पहले हमारे जवान कुछ करते नहीं थे? आपको उनकी काबिलियत में शक है? ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ, हालांकि मुंबई अटैक की बरसी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ। सलमान निजामी हमारे साथ आ गए हैं, जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है, वहां की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। सलमान, आज पीएम मोदी ने एक बात यह कही, मैं कोट कर देता हूं, वो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जिस तरह से आतंकी घटनाओं में कमी आई है, यह उनका दावा है। उन्होंने कहा याद करिए वो वक्त जब देश भर में आतंकी घटनाएं होती थी, हमने आतंक के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनको कश्मीर की धरती के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्हें अपनी मौत दिख रही है, हम गोली से जवाब दे रहे हैं। ये कहा है। तो क्या आपको लगता है वाकई इस सरकार के दौरान जो आतंकी घटनाएं थी जम्मू कश्मीर में, उनमें कमी आई है क्योंकि मजबूती से उनका सामना किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक हार्ड पॉलिसी नजर आ रही है? प्रधान सेवक जी को कुछ बोले हम, हाँ। उनकी टिप्पणी करें तो हमें देशद्रोही का आरोप लगता है, हाँ। लेकिन मैं
उनसे ये गुजारिश करता हूं कि वो मेरा चश्मा जो है ये पहन लें, शायद उनके चश्मे में उनको सिर्फ अपना आप दिखता है। आप कश्मीर में ये एक इमैच्योर, जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और मसला कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल ग्लोबली एक इशू है, और जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे इमेच्योर स्टेटमेंट दे, आप देखिए कि पूरी वर्ल्ड का फोकस इंडिया पे हो। क्या इमेच्योर क्या नजर आ रहा है? देखिए इमेच्योर ये है कि आप पिछली बातों को भूल रहे हैं और आज कह रहे हैं आप कि भाई उस पार्टी तब वो पार्टी थी, आज हम हैं तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि टेररिज्म, आतंकवाद का मुकाबला इस वक्त दुनिया में आप देखिए, आप अफगानिस्तान में देखिए कितने साल हो गए उनको आतंकवाद का मुकाबला करते हुए। आज ISIS है, आज पूरी दुनिया एक हो रही है ISIS का मुकाबला करते हुए। तो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, आप देखिए कि कश्मीर में 2014 में जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार छोड़ी, उस वक्त टेररिज्म का ग्राफ क्या था, कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज क्या थी, 60 और 70 वोटिंग परसेंटेज थी। और आतंकवाद का ग्राफ इनको मालूम ही नहीं होता है। टीवी स्टूडियो में आज ये जाएं और टीवी स्टूडियो से हटके, कल मैं 12,000 फीट ऊपर एक पहाड़ी पे वहां सैनिकों के साथ खड़ा था। हमें मालूम है कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन क्या है। आज पत्रकार को मारा जाता है, आज हालात इतने खराब हैं। आप डेटा को देखिए, 1,000 से ज्यादा सैनिक हमारे शहीद। लेकिन उसके लिए तो सरकार की यही दलील है ना, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट क्योंकि चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। 250 से 350 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, कोई कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें कही जा रही है ना, और कुछ हमें ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है। ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऑपरेशन ऑल आउट का फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 आतंकवादियों को आप मार रहे हैं, 10 और खड़े हो रहे हैं, तो आतंकवाद कहां खत्म हुआ? 2014 में हालात जो थे, 200 जहां से 10,000 की तादाद थी आतंकवादियों कश्मीर में, और लास्ट में 2014 में सिर्फ 300 आतंकवादी बचे। वही 300 आज 3,000 में कन्वर्ट हुए। तो 4 साल में आपने क्या लापरवाही की? क्यों कश्मीरियों को प्रवोक किया? आज वो गन उठा रहे हैं। कोई भी बच्चा जो है वो गन नहीं उठाता अगर आपने उनको प्रवोक नहीं किया होता। आप दिल्ली में एक स्टेटमेंट देते हैं, आप नेशनल की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, हम ये नहीं। आज मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कश्मीर में बोल रही है, ये बहुत छाती चौड़ी करके बोलते हैं देश, हम देश प्रेमी हैं। आप कश्मीर में जाइए, आप वहां आतंकवाद का सामना करिए। आज हम लोगों को ये बोलते हैं कि हम देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। हम कश्मीर में काम करते हैं, हमें मालूम है कि कश्मीर में इस वक्त हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना कितना मुश्किल है। दिल्ली में तो ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आतंकवाद बड़ा है, खौफ है। आम आदमी भाई साहब आप एक बहुत बड़ा हुजूम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, वहां पर जम्मू कश्मीर के वैल्यूओं में काम कर रहा है और बड़े आराम से काम कर रहा है। वो पैसा देके 4 लोगों को बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं, दिल जीतकर, आप दिल जीतकर, और जिस तरीके से आपका मेयर को 5 वोट मिले, आप उसको जश्न मना रहे हैं। अब हमने मेयर बनाए, 10,000 वोट उसको अफवाहों का बाजार आप लोग गर्म करते हैं और गलत बातें आकर दिल्ली में बताते हैं। 5 वोट मिले, 5 वोट के पे आपका मेयर बना हुआ है। हमारा जब मेयर बना 10,000 वोट बना। ठीक है, पीके जैन साहब, मजबूत पॉलिसीज की बात हो रही है और इसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार। क्या आपको पहले की सरकारों के कंपैरिजन में आज की सरकार की मजबूत नीति नजर आ रही है क्या, और उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है क्या, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसे आप भी एक सियासी मुद्दे की तरह देखते हैं कि चुनाव है इसलिए सियासी बातें की जा रही हैं और तमाम अटैक्स पर भी राजनीति हो रही है? पूरे देश में तो जो मीडिया के ऊपर आता है मैं वही देखता हूं जी। देखिए, जो पूरे देश में जो है वो मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है, लेकिन मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक कामयाब सिद्ध हुई हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे पिछले जो 3-4-5 साल से जो रिवर्सल शुरू हुआ नक्सलाइट्स के खिलाफ और पुलिस फोर्स उनके ऊपर हैवी होनी शुरू हो गई, वो एक बड़ी पॉलिसी डिसीजन था कि हमने गोली का जवाब गोली से देना है। जिस भाषा में वो लोग बात करते हैं उसी भाषा में उनसे बात करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। शहरों में पूरे स्टेट में पिछले 3-4 साल में कभी कोई दंगे की बहुत ज्यादा बात नहीं आई, कभी कहीं छोटा मोटा इंसिडेंट कहीं हुआ तो दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन इस तरह से मिला है कि आपको जो भी है कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी है, और उस चीज को काफी बल दिया गया है और पुलिस फोर्स को काफी सपोर्ट किया गया है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस सरकार के कार्यकाल में काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर में सुधारना हुई है
और एंटी नक्सल फ्रंट के ऊपर जो प्रभावित जिले थे स्टेट के, उनमें भी सिचुएशन काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। बाकी देखिए जो कश्मीर में इंसिडेंट्स हो रही हैं उसके पीछे, उसके ऊपर बहुत हर आदमी के व्यक्तिगत मत हो सकते हैं कि वहां पे वायलेंस क्यों बढ़ी है, वहां पे कौन लोग थे जो पहले दहशत गर्दों को पहले सपोर्ट करते थे अब नहीं करते, या उनको अब करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक चीज जरूर है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से 2-3 बार मीडिया में ये बात सामने आई है कि उन्होंने रहम की भीख मांगी है कि आप बात करिए हमारे से। इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स यूज किया जा रहा है, क्योंकि प्रोवोक करना पाकिस्तान का काम है। इस तरह की लड़ाई में जो इस तरह की छुपी लड़ाई है उसके अंदर नुकसान हमेशा इकोनॉमी का, जवानों का, लाइफ का हमेशा ज्यादा होता है। तो इसलिए सिर्फ वो इंसिडेंट्स को कोट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जनरली बाय एंड लार्ज जो एक पॉलिसी डायरेक्शन की बात करता हूं तो उसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक क्लैरिटी है स्टेट में, काफी हद तक शांति मेंटेन हुई है। और जहां तक एंटी नक्सल ऑपरेशन का सवाल है, काफी हद तक, बहुत ज्यादा हद तक, मैं खुद एडिशनल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशंस था तो मुझे अंदर की सब चीजें मालूम है कि जो डायरेक्शन दिया गया है इस समय में वो पहले से कहीं ज्यादा कारगर है, पहले से कहीं ज्यादा क्लियर है। ठीक है। राजीव पांडे साहब इन बातों को सुनकर काफी खुश हो रहे होंगे। बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी मुंबई से ही आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं। राजीव पांडे साहब, पीके जैन साहब ये बात कह रहे हैं कि भाई कुछ मजबूत पॉलिसीज हैं जिनका असर हमें ग्राउंड पर नजर आ रहा है, फायदा हो रहा है, पहले की सरकारों की तुलना में वो अभी की जो सिचुएशन है उसे ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। लेकिन अगर हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो किसी टेररिस्ट अटैक को लेकर पॉलिटिक्स हो इस देश में, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी शख्स को यह बात कबूल होगी। यह क्यों हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की कि आपको यह बताना पड़ रहा है 10वीं बरसी पर कि 10 साल पहले ये हमले इस वजह से हुए क्योंकि स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी? क्या किसी एक पार्टी को जिम्मेदार माना जा सकता है क्या इस तरह के टेररिस्ट अटैक के लिए? नहीं समीर भाई मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका डिबेट सुन रहा था, मेरे आने में समय लगा किसी कारण से, लेकिन डिबेट में जो बहुत सारे पैनलिस्ट ने 2 बातें रखी कि आतंकवाद बढ़ गया है इस देश में। हर साल दिवाली से लेकर के होली में ब्लास्ट होते थे। मैं जानना चाहता हूं और पैनलिस्टों से कि पठानकोट जो कि एयर बेस है, जो बॉर्डर पे है, और उसको छोड़ करके और कश्मीर वैली को छोड़ करके पूरे देश में जिहादी आतंकवादियों ने एक ब्लास्ट 4.5 साल में नहीं कर पाए। वो ये बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी है सुरक्षा की, और इसके लिए हम जनता के बीच में ही जाते हैं कि हम देश में सुरक्षा का वातावरण पैदा करेंगे। जहां तक है, एक आतंकवादी घटना, एक बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में नहीं हुआ 4.5 साल में, इसको आपको क्रेडिट देना चाहिए। पहली बात जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। दूसरी बात, जहां तक नक्सलवादियों की बात है, नक्सलवादियों का जो पकड़ थी वो करीब 40% एरिया में कम हो गया। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जैसी जगह पे एक भी जवान के ऊपर गोली चलती है उसका करारा जवाब दिया जाता है और नक्सल वायलेंस में भी कमी आती है। अब आती है बात, नहीं सही बात है, वो करारा जवाब देना भी चाहिए और यही उम्मीद भी है देश की, तमाम सरकारों से यही उम्मीद भी है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि पॉलिटिक्स, इस तरह के इश्यूज पर पॉलिटिक्स का क्या मतलब? राजीव भाई, मैं आ रहा हूं ना उस पर जी, मैं आ रहा हूं ना। पॉलिटिक्स तो करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स में लाए इस विषय को। 26/11 के हमले के बाद इनके सर्वोच्च नेता और राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह पहुंच गए और हसन मुशर्रफ बताइए इस तरह का टेररिज्म पे पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। इस शब्द पे हमें घोर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहेगी कि आतंकवाद पे पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी तो इस देश में आपको रहना नहीं चाहिए। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप ऐसी बात करेंगे कि आतंकवादी के नाम पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, नहीं चलेगी। आपकी ये गद्दारी नहीं चलेगी। आप कहोगे आतंकवाद के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे, मुझे लेना पड़ रहा है। राजीव पांडे, आप ही से शुरुआत करूंगा क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई बीच में। सवाल यही है कि आतंकी हमलों के नाम पर भी क्या इस देश में अब सियासत होगी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यह सवाल डायरेक्टली राजीव पांडे से पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो इसका जवाब दे रहे थे। राजीव भाई, ब्रेक से पहले आपकी बात कट गई, मैं पूरा मौका दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप बताइए कि क्या अब इस तरह के टेररिस्ट अटैक पर भी सियासत होगी देश में और कोई मुद्दा नहीं बचा कि देश में? देखिए राजीव जी, नहीं राजीव जी ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट का हम आतंकवादी पे राजनीति करेंगे? अरे देश की सुरक्षा, आपका अनुराग जी,
अरे मेरी बात इसके बाद आता हूं ना। समीर भाई, इस तरीके से तो बात होगी नहीं। आप क्या ये कुछ बोलने नहीं देना चाहते हैं? बोलिए बोलिए राजीव बोलिए, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, बात तो सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? देखिए समीर भाई, ये किस तरीके के लोग को आप आतंकवादी घटनाओं पे हम राजनीति करेंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए सौदेन्द्र जी, आप गिर गई है भारतीय। अरे अनुराग जी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, उनका पॉइंट तो सुन लीजिए, उसके बाद कर दीजिएगा विरोध। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं सर। हाँ। ये इस तरीके के बोलिए राजीव जी, बोलिए। नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है, बोलिए भाई, मैंने कहा कि जब 26/11 का हमला हुआ, दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु राहुल गांधी जी के वो पहुंच गए और कहे कि इन लोगों, इसमें आरएसएस का हाथ है। ये जो हत्या हुई एटीएस चीफ की, उसकी हत्या में आरएसएस का हाथ है। राजनीतिक कांग्रेस ने शुरू की। और दूसरी बात, देश की सुरक्षा के बारे में हर पार्टी को अपने एजेंडा में लिखना चाहिए कि आप देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कहा अपने घोषणा पत्र में कि आतंकवादियों के साथ नरमी से नहीं बरता जाएगा, वो चल रहा है। और कश्मीर के सिवाय आप देख लीजिए, अरे आप बिल्कुल आतंकवादियों के साथ कोई नरमी ना बरतिए, कौन कह रहा है? लेकिन आतंकवादी पर सियासत तो ना कीजिए ना राजीव। सवाल मेरा यही था, देखिए आतंकवादियों को छोड़ेंगे, आतंकवादी उनके घर छोड़ने जाएंगे, कहां तक पहुंचेगी? अगर आप मुंबई अटैक के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर संसद पर जो हमला हुआ उसके लिए क्या बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मुझे इसका जवाब दीजिए ना, फिर ये सिलसिला तो नहीं रुकेगा। को पाकिस्तान भेजा, ठीक है, आतंकवाद के मसलों पर तो हमें एक होना पड़ेगा ना, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई भी और पार्टी हो। नहीं देखिए समीर भाई, उसका जवाब है। देखिए जब संसद पे हमला हुआ, उसके बाद जो भारत की सरकार ने काम किया, जिस तरीके से ऑपरेशन पराक्रम हुआ, और बीजेपी की किसी बड़े नेता ने जाकर के नहीं कहा कि इसमें कांग्रेस का हाथ था, लेकिन यहां पर दिग्विजय सिंह ने जाकर के कहा कि इस पूरी घटना में आरएसएस का हाथ था। राजनीतिकरण किसने शुरू किया? और कितने लोग देश में उन अटैकर्स के बारे में क्या क्या बात किए, कहे ये रिएक्शन है दंगे का, ये गुजरात का बदला है। किन लोगों ने ऐसी बात की? और जिन लोगों ने ऐसी बात की, उन्होंने उस आतंकवादियों का समर्थन किया। और इसलिए मतलब उन्होंने किया तो आप भी करेंगे? अगर उन्होंने किया तो आप भी करेंगे वही काम? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता जब दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया भी था तो उन्हें किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला था देश से कि 26/11 के पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ है। मुझे नहीं लगता। तो फिर आज आपकी बातों को भी कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए ना देश से। जनरल सेक्रेटरी थे, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जी ठीक है, राधिका जवाब दीजिए इसका। राधिका। राजीव जी, आपने सबके बयान बहुत अच्छे से गिना दिए और आपने ये भी बता दिया आप लोगों ने देश की जनता को क्या वादे किए थे। आपके सबसे बड़े लीडर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ऐसे थोड़ी होता है जी, एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। 426 सैनिक मर चुके हैं, ले आइए 426 × 10, कहा है 4226 सर। और आपने बहुत अच्छे से गिनाया, ये अटैक नहीं हुआ, वो अटैक नहीं हुआ। थोड़ी अपनी पढ़ाई पुख्ता करके आते तो आपको पता होता कि जब से आपकी सरकार बनी है 3200 से ज्यादा नक्सल हमले हो चुके हैं और 3000 बार से ज्यादा सीमा पे जो विश्राम था उसका उल्लंघन हुआ है। तो क्या आप बात कर रहे हैं कि कुछ हुआ है? आपको मैंने ये गिना दिया कि कितने सैनिक मर रहे, कितने सिविलियन नहीं, वो कह रहे राजनीति की शुरुआत किसने की? दिग्विजय सिंह ने की ना राजनीति की शुरुआत, जब आपने आरएसएस से जोड़ दिया इस हमले को। ये शायद ये भी भूल गए हैं कि किस तरीके से गुरदासपुर में अटैक हुआ, ये भूल गए। अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुआ, पर ये सब भूल गए क्योंकि सिलेक्टिव अमनीशिया है। सवाल ये है कि आपने इतने वादे किए, आप फेल हो गए, आप देश की सुरक्षा में फेल हो गए। आप स्वयं आईएसआई को बुलाते हैं अपने एयरबेस पे और कहते हैं देख के जाइए अगला अटैक कैसे करना है। अब आ रहे हैं चुनाव। असली मुद्दा समीर जी ये है कि आ रहे हैं चुनाव, एक राज्य में खत्म हो चुके हैं, 4 राज्यों में रह रहे हैं और वो जानते हैं छत्तीसगढ़ तो पैकअप हो चुका है, बाकियों में भी ये जान रहे हैं कि इनका कोई दाल नहीं कर रही, क्योंकि चाहे वो 15 साल का शासन हो मध्य प्रदेश का या 5 साल का महारानी का शासन हो राजस्थान में, कोई काम नहीं हुआ है। युवा बेरोजगार है, किसान अपनी धान बेच नहीं रहा है, मर जवान मर किसान का इनका नारा है। मंदसौर के किसान को इन्होंने सर के बीचों बीच गोली मारी थी। उनके पास अपना कामयाबी दिखाने के लिए, अपने काम दिखाने के लिए, डेवलपमेंट दिखाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। तो अब ये इस
चीज को लेकर आ रहे हैं और सोच रहे हैं समीर कि भाई, देश की मैं एक जनता बात फिर बोलूं। बेवकूफ बनेगी। राधिका जी के सतीश जी जल्दी से अनुराग जी पाकिस्तान से राधिका जी ने कहा कि अनुराग जी इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। क्या करेंगे अभी यहीं पे बहुत सारे एलिगेशन राधिका जी ने लगाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग कंक्रीट बात पर आए ना, पिछले 4.5 सालों में या 5 साल जो नजदीक आ रहे हैं उसमें अगर हम देखें कि सरकार ने क्या क्या किया है, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से, प्रेशर के तरीके से, सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को अलग थलग किया गया, क्या इसके पहले कभी हमारे विगत की सरकारों के द्वारा किया गया है? अरे दूसरी बात राधिका जी हमारी बात, राधिका जी हमारी बात सुन लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का मदरबोर्ड चीन है। तो जिस तरीके से चीन के साथ भी इस प्रधानमंत्री ने जंग लड़ने की, राधिका जी ये बातों को यही कारण है कि पिछले 4 सालों में दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान में उसको दहशतगर्दी के घटनाएं नहीं हुई है। 10 साल में आतंकवादी हमले हुए, 10 साल में आतंकवादी हमले हुए। मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस के आंकड़ों के आधार पर देख लीजिए भाई साहब। हाँ, मनमोहन सिंह बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गया, बिरयानी खाने पठानकोट में दोस्ती का मौका दिया, नवाज शरीफ के सामने ऐसे झुकते हैं जिस तरीके से इस प्रधानमंत्री ने वो सरदार है। और मुझे बोलो ये पिछली बातें करते हैं, कांधार में पाकिस्तान के खिलाफ सलमान के पहले इतने दबाव कभी नहीं पड़ा था, भाजपा के लोगों ने छोड़ा। सलमान, पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो क्या सरकार की मजबूती नहीं दिखाती? सिंपल सवाल, सर्जिकल नहीं मानेंगे क्या आप? आउटकम क्या हुआ? हाँ, आउटकम क्या निकला? एक सर्जिकल स्ट्राइक आपने निरंतर होगा, उसके बाद भी होगा ना। हमने कब रोका आपको? आपने रोका है। पूरे विपक्ष ने इसकी आलोचना की, कांग्रेस ने आलोचना की, आपकी पार्टी ने आलोचना की। हम आपको कहते हैं आपके साथ हो चाहे आर्मी का जवान हो, उसके शौर्य की बात हमने हर तरीके से 5 सालों में मोदी जी नहीं थे वहां पे, बहुमुखी लड़ाई लड़ी है। के ऊपर वो गोली नहीं चला रहे थे। हम विदेशी जवान के शौर्य की बात करिए, उनको सेलिब्रेट करिए, ठीक है, पीठ मत थपथपाइए। ठीक है। अनुराग भदौरिया साहब, आज से 10 साल पहले जब ये अटैक हुआ था, मैं इसी तरह स्टूडियो में रात 10 बजे के बुलेटिन की एंकरिंग कर रहा था और उसके बाद जिस तरह से चीजें चेंज हुई वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उस वक्त हमें एक बात बड़ी अच्छी लगती थी कि जब भी हमारे देश पर हमला होता है, जब भी हमारे देश में कहीं भी किसी भी जगह कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब मुट्ठी बन जाते हैं, हम सब आपस में नहीं लड़ते, हम सब एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन आज अफसोस की बात मुझे यह नजर आ रही है कि अब टेररिस्ट अटैक्स पर भी राजनीति होने लगी। मुझे सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा बदलाव यह लग रहा है और बहुत खल रहा है मुझे ये यकीन जानिए। नहीं, ये बदलाव नहीं है, ये अंदर का दर्द है। मुझे भी इस बात का बहुत दर्द है। आप वो डिबेट मुझे याद है और किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था 26/11 को। जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने अगर बोला भी था तो सबने खंडन किया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था दिग्विजय सिंह को। मुझे अच्छी तरह याद है। देश के मामले में सब एक साथ खड़े हुए थे। लेकिन अफसोस और तकलीफ तब होती है जब मंच से प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जब इस सब चीजों की बातें करने लगे मात्र सत्ता पाने के लिए, मात्र छोटी सी सत्ता पाने के लिए। देश के सामने सत्ता इतनी छोटी है, देश बहुत बड़ा है, देश का स्वाभिमान बहुत बड़ा है, सत्ता इतनी छोटी है, सत्ता आती है चली जाती है, लेकिन देश आता जाता नहीं है। देश के आप राजनीति करो, मुद्दों पे राजनीति करो, लेकिन देश की सुरक्षा पे राजनीति मत करो। अगर मैं उनकी बात बताऊं तो ये बता दें कि आप सबसे पहले जब 10 साल से लगातार पाकिस्तान हमारे पर आक्रमण कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, तो आप क्यों गए सिमई खाने के लिए? उनकी माताजी के सामने पैर छूने क्यों गए आप? किसने कहा था आपको पैर छूने के लिए? फिर वहां से लौट के आते हैं, पठानकोट में आईएसआई के साथ कौन मिलता है? मैं पूछता हूं कि आपने पीडीपी के साथ, जो अलगाववादी पार्टी है जिसने हमेशा आतंकवादियों की मदद की है, उसके साथ सरकार क्यों बनाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आईपीएफटी के साथ जो भी अलगाववाद पार्टी, उसके साथ आपने सरकार क्यों बनाई? आप नहीं जवाब देंगे। सत्ता पाने के लिए आप अलगाववादी से मिल जाएंगे, सत्ता पाने के लिए जो अफजल गुरु को शहीद बोलने वाली पार्टी है पीडीपी, उसके साथ सरकार बना लेंगे, 3 साल तक मलाई खाएंगे, आतंकवाद और बढ़ा देंगे, उसके बाद कहेंगे अब सत्ता, क्योंकि अब दोबारा सत्ता पानी है तो विड्रॉ कर लेंगे। तो आप सुविधानुसार देश के साथ खेलते हैं, सुविधानुसार आप देश की राजनीति के साथ खेलिए, देश की और समस्याओं के साथ खेलिए, आप देश की सुरक्षा के साथ मत खेलिए। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन हम पूछ दें कि आप तो आतंकवादी तो अपनी जगह हैं,
आपकी इस पॉलिसी की वजह से 50,000 किसान ने आत्महत्या की है, 50,000 किसान मरा है। किसकी वजह से मरा? ये व्यक्ति या गोली से मरा या व्यक्ति आत्महत्या से मरा तो हिंदुस्तानी व्यक्ति है ना, उसकी कीमत कौन देगा? उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलेंगे और आप बात करेंगे 10 साल से उसने आतंकवाद किया था। आतंकवादी की घटना मन से मत उठाइए। अगर आतंकवादी को आप मिटाना चाहते हैं तो आप मीटिंग कीजिए, आप अपनी सुरक्षा सलाहकार से मीटिंग कीजिए, आप जहां चाहे आप पीओएम में कीजिए, गृह मंत्रालय में कीजिए, लेकिन मंच पे खड़े होकर आतंकवादी के नाम पे वोट मत मांगिए। ये इस और राजीव पांडे साहब जवाब दीजिए आप इसका मुद्दा होगा। आरोप तो यही लगाया गया है कि 10 साल पहले कांग्रेस ने 26/11 को ये शर्म की राजनीतिक हथकंडा बना लिया, चुनाव जीतने का राजनीतिक हथकंडा बना लिया। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, सबसे पहले तो सुधींद्र भदौरिया जी जब तक बोल रहे थे तब तक मैं उनके बीच में नहीं बोला। मैं चाहूंगा कि वो भी अनुराग भदौरिया। जहां तक बात है कि पाकिस्तान के पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं आप, जिस पाकिस्तान जिस पाकिस्तान ने, अरे पहले नाम तो ठीक कर लो भैया मेरे, थोड़ा पढ़ के आया करो। अनुराग भदौरिया नाम है, थोड़ा पढ़ लीजिए। आज पूरे देश में घूम रहे हैं अभी। हाँ सर, अनुराग भदौरिया, सॉरी सर, अनुराग जी। तो मंच से क्यों चिल्ला रहे हो? फिर की कटोरी मंगवा रहे तो मंच से मत चिल्लाओ ना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, वो बोल दिया मैंने। नहीं तो मंच से मत चिल्लाओ ना। भीख की कटोरी मांग रहे अच्छी बात है, तो मंच से आप वोट मांगने में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उस बात को? देखिए, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। समीर भाई, आप ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसे डिबेट करते हैं? जब ये बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन रहा था इनको। भारत की जो आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान भी बोलना पड़ता है। अनुराग भाई के पास लेना, दूसरे कभी अमेरिका के पास है, कभी सऊदी अरेबिया के पास है। इससे बड़ी सफलता क्या चाहते हैं आप? 4.5 किस प्रकार के लोगों का बड़ा अफसोस है मुझे। ये कहां से ले आते हैं? जी अफसोस ना कीजिए इतना, जब वो बात कर रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आप ये बताइए ना कि 10 साल पहले राजनीतिक हथकंडा कैसे बनाया कांग्रेस पार्टी ने? 26/11 हमले पॉलिसी है, बताइए ना, ये आरोप लगाया आपने। मुझे अफसोस है कि आप भारतीय हैं, मुझे अफसोस है आप हिंदुस्तानी हैं, मुझे इस बात का अफसोस है कि आप हिंदुस्तानी, आप आतंकवादी ऐसा है राजनीति कर रहे हैं। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से आज जाकर के आप पूछें कि जो स्थिति थी भारत के सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें 4.5 साल में आमूल चूल परिवर्तन हुआ कि नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा समीर भाई। जिस प्रकार की स्थिति थी देश में, कोई कमांड नहीं, कोई कुछ नहीं। आज आप बॉर्डर वायलेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि उस फॉरेन पॉलिसी की वजह से कि वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। आज उनके उस बॉर्डर पे भी और आज पाकिस्तान के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, क्योंकि उनके बीच सरकार के साथ लोग नहीं है पाकिस्तान के, उसकी आर्मी ध्यान बटाने के लिए इंडिया पर फायरिंग करती है और उसका करारा जवाब मिलता है। और यह आप डॉन का अखबार का न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, आज पूरे विश्व में चाइना को छोड़कर के कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। अरे राजीव जी, ये बात ठीक है, क्रिएट हुआ ये बात ठीक है। चलिए, वो सारी बातें मैंने आपकी मान ली पहले, लेकिन ये सियासी हथकंडा आप बताइए, आज से 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने 26/11 को बना दिया। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है? राजनीति करोगे ये बताइए। आज पीएम मोदी ने कहा है ना कि भाई आतंकवाद की घटना की कोई आलोचना भी उस वक्त करता था तो राज दरबारी उछल पड़ते थे। क्या मतलब है इसका? नहीं, मैं एक बात बताता हूं। देखिए, देश में अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको यह एजेंडा बताना पड़ेगा कि किसकी क्या पॉलिसी है। लोगों के देश की जनता को लगता है कि कांग्रेस की पॉलिसी आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट पॉलिसी थी। ये लोगों को लगता है। आप जाकर तय कर दीजिए कि आपकी सॉफ्ट पॉलिसी नहीं थी, ऐसा लगता है लोगों को। और मेरा मानना है कि इसमें सत्यता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आतंकवादी हमला को आरएसएस के साथ जोड़ सकते हैं। हिंदू टेरर की बात करते थे, सारे केसेस जिन्होंने बनाए कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को हिंदू टेरर में फंसाया। लोगों को लगता है कि कांग्रेस का छोड़ने जाते हैं, अब लोगों को लगता है छोड़ने नहीं जाएंगे उसको। ठीक है, ठीक है। पीके जैन साहब और भारतीय जनता पार्टी, पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद है, सुनिएगा आप सारे लोग। पीके जैन साहब को सुनिए जरा, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। जैन साहब, आपको लगता है 4.5 साल में हालात कहीं ज्यादा बेहतर हुए हैं, जिसकी बात कर रही है आज की मौजूदा सरकार और बीजेपी? बहुत सारी खामियां थी जिनको दुरुस्त किया गया है। देखिए सर, मुझे लगा ये जो डिबेट है आज वो टेक्निकल मुद्दों के ऊपर होगी,
देश के ऊपर क्या खतरा है, पुराना खतरा था तो उससे आज सिचुएशन बेटर है या नहीं है, कश्मीर में भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे लोगों को किस तरह से सजा मिले, पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए। हम लोग जो है सिर्फ अंतरंग देश की पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और किसने क्या कहा, 10 साल में इन्होंने क्या किया। हमारा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने अहम मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करना शुरू किए थे और मुद्दा जो है घूम फिर के एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या उसके विरोधियों के ऊपर आ जाता है। आज हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश का सुरक्षा का जो माहौल है वो किस तरह से सुधारा जाए। लेकिन आज सब चीजें जो है, ये मुद्दा जब मैं इस डिबेट में आया था, देखिए मैं बैठे हुए ना अब्बास साहब, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मुझे ये नहीं मालूम कि पॉलिटिक्स में इनके मुद्दे क्या हैं। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि हम एक देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए आए थे कि आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज हमारे हालात बेहतर हैं या नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए आगे क्या करना चाहिए। लोग अपने सुझाव दें, चर्चा करें, उसके बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो। लेकिन यहां सिर्फ एक ही मुद्दे को लेके कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले क्या कहा, दूसरे विरोधियों ने क्या कहा, अपनी बात रखिए ना। सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आपकी मौजूदगी जो है वो इस डिबेट में इसी वजह से है क्योंकि आप उन मुद्दों को लगातार उठाते हैं। जोड़ना चाहिए इस डिबेट को, कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए कि आगे देश के लिए, देश के सामने विकल्प क्या है, देश में क्या होना चाहिए, कहीं उनको कहां कमी लगती है सुरक्षा व्यवस्था में, हम लोग का जो मास्टरमाइंड है वो तो सरहद के पार आज भी बड़े आराम से बैठा हुआ है ना, अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहा है। उस पर दबाव डालने की जो बात है, उसको हमारा जो रोग नेशन, जो हमारा रोग नेबर है, वो रुकेगा नहीं ये काम करने से। हम लोग देखिए हमारी अपनी तैयारी कितनी है, हम उसको कितना जवाब दे पा रहे हैं, हम उस चीज को कितना न्यूट्रलाइज कर पाए हैं, उसकी जो आतंकी गतिविधियां हैं वो उनको कितना कंट्रोल कर पाए, इसके बारे में हमारी चर्चा हो। पंजाब में फिर से हालात खराब होने शुरू हो गए हैं, वहां पे ऑलरेडी एक टेरर अटैक हो गया है, दोबारा होने की संभावना है। देश के दूसरे हिस्से जो हैं वहां पे भी अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। तो इस सिनेरियो में हमारे को क्या करना चाहिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ करनी चाहिए, उसमें हम अपना अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा, कोई पॉइंट बताइए ना, एक भारत सरकार की मनस्थिति है, बताइए जिस पर सर मैं ये बता रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है मौजूदा सरकार को। मुझे समझ में आता है चर्चा हो। देखिए मुझे लगता है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, लोगों को इस चीज के बारे में जागृत करना, ये सिर्फ एक एनुअल अफेयर बन गया कि हम 26/11 को इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं। लोगों के बारे में अपनी सुरक्षा को लेकर सजग होना, उनको कॉन्स्टेंटली एजुकेट करना, हमारे देश की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको सुधारना, जो नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रही हैं, जैसे ड्रोन हमले होने की पॉसिबिलिटी है, वो ड्रोन्स के बारे में हमारा देश क्या कर सकता है, हमारे को क्या करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना। हमारे बॉर्डर के ऊपर जो इंसिडेंट्स हो रही हैं उसको किस तरह से जवाब देना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको जो विपक्षी दल है उसको सरकार को कितना सपोर्ट करें, इसके बारे में चर्चा करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। हम लोग सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को कर्ज करते रहे या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते रहे, या आपस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के बारे में क्या बोला या उन्होंने इस मुद्दे पे क्या भाषण दिया, मुझे लगता है हमें इन चीजों से निकल के थोड़ा और इससे ज्यादा चर्चा के बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पठानकोट में जो लोग लाए गए थे उसके पीछे एक विशेश मकसद था। इस देश भारत की तरफ से बार बार ये कोशिश होती है कि किसी तरह से पीसफुल तरीके से इस चीज का 2019 के सेमीफाइनल समाधान ढूंढा जाए। तो इस चक्कर में आपको लगता है कि जो असल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं और इस तरह के मुद्दों को हवा इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे एक वोट बैंक सत्ता है। देखिए ये भी मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिबेट जो है वो सब 2019 की तैयारी चल रही है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे कहीं और भी हो, ये इल्जामात की बात है। बात यहाँ टॉपिक आपका डिबेट का ये था कि आज मोदी जी ने जो इल्जाम लगाया कि उस टाइम ये नहीं हुआ और इस टाइम ये हुआ, बात ये नहीं है। देश एक है, चाहे कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर का हिंदुस्तान का अंग नहीं है। अभी बात कर रहे थे कि नहीं जी दिल्ली में नहीं हुआ, कश्मीर क्या है, कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। बेशक अगर कश्मीर में लोग मर रहे हैं, दिल्ली वाले को तो दुख होना चाहिए, अगर राजस्थान में लोग मर रहे हैं हमें दुख होता है। हाँ। तो बात यह है कि इल्जामात की अगर बात करें, ये तो इल्जामात लगा रहे हैं बीजेपी, फिर बोलिए मसूद अजहर को किसने रिलीज किया। आज जो आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान में मसूद अजहर है। मसूद अजहर को रिलीज करने वाले जहाज उसके लिए एक तैयार करने और जहाज में बिठा के
उसको यहां से पाकिस्तान भेजने वाले कौन है? वो भाजपा के लोग हैं। सरकार किसकी थी? आज मसूद अजहर एक हम सब के लिए एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी है। उसको छोड़ा किसने? भाजपा की सरकार ने छोड़ा। तो ये इल्जामात का टाइम नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, अपोजिशन ने हमेशा कहा कि आतंकवाद को टैकल करने के लिए अपोजिशन ने कभी भी कोई सरकार के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। कश्मीर में आतंकवाद है, अपोजिशन ने बोला कि आप हमें बोलिए। जब कश्मीर में बातचीत की बात चल रही थी, पूरी अपोजिशन जो है, अपोजिशन के लीडर जो हैं, वो सरकार के साथ शाना बशाना खड़े थे। सर्जिकल स्ट्राइक पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, सिर्फ ये कहा कि इस पे पॉलिटिक्स मत करिए। ठीक है राजीव पांडे साहब, आखिर में ये बात मानेंगे ना कि कम से कम इस तरह के मुद्दे को तो पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कम से कम चुनावी रैलियों का हिस्सा ना बन जाए, ताली बटोरने के लिए ऐसे बयान ना दिए जाए। कि अभी पीके जैन साहब ने कहा कम से कम 4.5 साल में जो फेंसिंग का काम है, जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ था, कांग्रेस की सरकार 70 साल से क्या कर रही थी? वो इंपोर्ट के लिए था कि बांग्लादेशी के थ्रू हुजी को इंपोर्ट करेंगे। मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि कुछ पार्टियां आज बांग्लादेश से लोग, आपको किसने रोका था फेंसिंग करने के लिए? जम्मू पर फेंसिंग हुई जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो डोडा में, किश्तवाड़ में आतंकवाद बंद हो गया। देखिए, जब तक एक सरकार दृढ़ संकल्प नहीं हो कि हम, अरे कहां से आतंकवाद बंद हुआ? पता नहीं कहां से आप आते हैं डिबेट करने के लिए। 2 सवाल पूछ, उस वक्त तो सबसे ज्यादा आतंकवाद था। शुरुआती आतंकवाद किसने खत्म किया? रूबिया सईद को जब किडनैप किया गया, आपको हिस्ट्री मालूम है कश्मीर की? आज जो रूबिया सईद को किडनैप किया गया, आपके मसूद अजहर को रिलीज किया गया, वो वाजपेयी का टाइम था। राजीव पांडे बिना पढ़ के आ गए हैं। सरकार जो आज की सरकार है, अबे क्या है, पढ़ के आ गए हैं आप बताइए कि डोडा किश्तवाड़ में आपकी सरकार ने क्या किया? आप बताइए रूबिया सईद कौन थी? आप बताइए रूबिया सईद कौन थी? आपको आतंकवाद की नॉलेज है ना? आप बताइए रूबिया सईद कौन थी? आतंकवादियों को बताइए रूबिया सईद का किडनैप किसने किया था? कितनी बताइए रूबिया सईद कौन थी? बिना कागज लेके आ गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन लबोलबाब डिबेट का यही है कि कम से कम जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं या जो टेररिज्म की समस्या है, वो चुनावी मुद्दा ना बनकर रह जाए, वो ताली बटोरने का हिस्सा ना बनकर रह जाए। कुल मिलाकर यही लबोलबाब निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।